नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो बेहद संवेदनशील, जटिल और आज के समय में बहुत जरूरी है। मणिपुर का संकट। पिछले कुछ समय से ये खूबसूरत राज्य एक गहरी त्रासदी से गुजर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिना किसी पक्षपात के केवल जमीनी हकीकत के आधार पर इस संघर्ष की परतों को खोलेंगे। हम इसे सतह से लेकर इसके मूल भौगोलिक कारणों और उन अंडरग्राउंड पहलुओं तक समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी स्थिति को लगातार हवा दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 60,000। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर राहत शिविरों में, रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर होना पड़ा है। ग्राउंड जीरो की कड़वी सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों से चल रही इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, ये वो असल परिवार हैं जिनका घर, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम मणिपुर के मौजूदा संकट को समझेंगे, फिर घाटी और पहाड़ियों के बीच के उस बड़े विभाजन पर बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आम लोगों को हथियार क्यों उठाने पड़ रहे हैं, राहत शिविरों की कड़वी सच्चाई क्या है, और अंत में ड्रग्स, गोल्डन सर्कल और लोगों की टूटती उम्मीदों पर रोशनी डालेंगे। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। मौजूदा संकट, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आज की तारीख में क्या हालात हैं? सतह पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। 3 मई 2023 से ये संघर्ष लगातार जारी है। जैसा हमने बताया, 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 लोग बेघर हैं। पूरे राज्य में करीब 300 राहत शिविर बनाए गए हैं। लगातार हो रहे हमलों में लोगों के घर, संपत्तियां और गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। ये वो त्रासदी है जिसे मणिपुर के लोग हर दिन जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए आते हैं भाग 2 पर, घाटी बनाम पहाड़ियां। यही इस संघर्ष का भौगोलिक और जनसांख्यिकीय मूल है। मणिपुर की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। इसे एक कटोरे की तरह इमेजिन कीजिए। इस कटोरे का जो निचला हिस्सा है, यानी घाटी, वहां मुख्य रूप से गैर आदिवासी मेतेई समुदाय रहता है, और इस घाटी के चारों तरफ जो उठी हुई पहाड़ियां हैं, वहां कुकीजो और नागा सहित 34 अलग अलग जनजातियां या ट्राइब्स निवास करती हैं। ये भूगोल ही इन समुदायों को एक दूसरे से काफी अलग कर देता है। अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो बहुत दिलचस्प और जटिल हैं। घाटी का हिस्सा राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% है, जबकि पहाड़ियों का हिस्सा 90%। लेकिन जब हम आबादी देखते हैं तो कहानी एकदम उलट है। मैतेई समुदाय कुल आबादी का 64% है, जो सिर्फ इस 10% घाटी क्षेत्र में सिमटा है, जबकि बाकी बची जनजातीय आबादी उन 90% पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई है। जमीन और आबादी का यही असंतुलन एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है, और इसका सीधा असर राजनीति पर पड़ता है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 विधायक मैतेई बहुल घाटी क्षेत्र से चुनकर आते हैं। दूसरी तरफ विशाल पहाड़ी क्षेत्र से केवल 20 विधायक आते हैं। ये आंकड़े खुद बयां करते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कितना बड़ा अंतर है, जो संसाधनों और सत्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच अविश्वास को और गहरा कर देता है। लेकिन इस पूरे बारूद में चिंगारी का काम किया एक कानूनी विवाद ने। 1960 के जमीन से जुड़े एक कानून के तहत गैर आदिवासी लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अनुमति के बिना पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। इसी को पार करने के लिए मैतेई समुदाय ने आदिवासी यानी ट्राइबल दर्जे की मांग की। कुकी और अन्य जनजातियों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क है कि मैतेई समुदाय पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है, और यही वो कानूनी ट्रिगर है जहां से ये पूरा विवाद एक हिंसक रूप ले लेता है। इस तनाव का जमीनी असर इतना खौफनाक है कि आम लोग मोर्चों पर आ गए हैं। बात करते हैं भाग 3 की। आखिर हथियार उठाने की मजबूरी क्यों आ पड़ी? जब सुरक्षा बल दूर दराज के इलाकों में घंटों तक नहीं पहुंच पाते, तो आम नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए खुद आगे आना पड़ता है। कुकी डिफेंस सेक्रेटरी के इस बयान को सुनिए। हम मरना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या परिवार मरें। हमारे युवाओं ने अपने लोगों की रक्षा के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया है। जाहिर है, पढ़ाई छोड़कर मोर्चे पर बंदूक लेकर खड़े होना किसी युवा का शौक नहीं हो सकता। ये महज जिंदा रहने की एक भयानक मजबूरी है। और ये डर सिर्फ जंगलों या मोर्चों पर नहीं है, ये घरों के अंदर तक घुस चुका है। बिष्णुपुर की एक दादी की इस कहानी से दिल बैठ जाता है।
वो बताती हैं, हम सब रात 8 से 9:30 बजे तक बच्चों के साथ हंस खेल रहे थे और फिर अचानक हमला हो गया। एक हंसता खेलता परिवार और अगले ही पल सब खत्म। ऐसी घटनाओं ने मासूमियत को पूरी तरह छीन लिया है। जब घर उजड़ जाते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? आइए चलते हैं भाग 4 की तरफ, राहत शिविरों का कड़वा सच और प्लास्टिक के पर्दों के पीछे की जिंदगी। इन शिविरों की सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चुराचांदपुर से भागी काजल नाम की एक लड़की की कहानी इस विस्थापन के दर्द को बखूबी समझाती है। उन्हें इतनी जल्दी घर छोड़ना पड़ा कि पैरों में चप्पल तक पहनने का वक्त नहीं मिला। आज वो सरकारी राहत शिविरों में है, जहां एक ही कमरे में कई कई परिवार रहने को मजबूर हैं। गीली लकड़ियों पर खाना पकाना और दीवारों के नाम पर महज 7 फुट की पतली प्लास्टिक शीट। ना कोई प्राइवेसी है, ना ही कोई सुरक्षा। लेकिन इस पूरी कहानी में सतह के नीचे एक और गहरी काली दुनिया काम कर रही है। भाग 5, ड्रग्स और गोल्डन सर्कल, वो अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था जो इस संकट में पेट्रोल का काम कर रही है। शायद आपने गोल्डन सर्कल का नाम सुना हो। ये मणिपुर को चारों ओर से घेरने वाली पहाड़ियों का एक ऐसा रिंग है जहां बड़े पैमाने पर गैर कानूनी अफीम यानी पॉपी की खेती होती है। ये कोई छोटी मोटी खेती नहीं है, ये एक विशाल ड्रग इकोनॉमी है जो हथियारबंद गुटों को पैसा पहुंचाती है और इस पूरे संघर्ष को लगातार जिंदा रखे हुए है। और इस काले कारोबार का असर, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 8%। सिर्फ 32 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा राज्य पूरे भारत के HIV मामलों में 8% का हिस्सेदार है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि ये ड्रग ट्रेड वहां के लोगों पर कितना जानलेवा असर डाल रहा है। हालात ये हैं कि युवाओं में नशे की लत एक महामारी बन चुकी है। हेरोइन जैसी खतरनाक ड्रग करीब 500 रुपए में आसानी से मिल जाती है। नशे की गिरफ्त में आ चुके युवा रोजाना 1500 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। कुछ गुटों में तो 80% तक दोस्त इस नशे का शिकार हो चुके हैं। और क्योंकि इस खेती को हथियारबंद गुटों का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसे खत्म करना बेहद खतरनाक और मुश्किल हो गया है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस दलदल में धंसती जा रही है। इन सब के बीच जो सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, वो है इंसानियत की। भाग 6, टूटती उम्मीदें और एक अजीब सी खामोशी। आज मणिपुर में जो सन्नाटा है, वो शांति का सन्नाटा बिल्कुल नहीं है। ये थकावट और उपेक्षा का सन्नाटा है। लोगों को लगता है जैसे वे किसी अंधे कुएं में चिल्ला रहे हैं और कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। सालों से कोई ठोस समाधान न मिलने के कारण ये खामोशी उन लोगों की टूटी हुई उम्मीदों और उस डर को दर्शाती है जिससे पूरा राज्य लकवाग्रस्त सा हो गया है। राहत शिविर में रहने वाली काजल की ये बात सीधा दिल पर वार करती है। वो कहती हैं, मुझे आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति या आईडीपी का टैग नहीं चाहिए, हमें बस हमारे नाम चाहिए। मैं हर दस्तावेज पर सिर्फ काजल चूही लिखना चाहती हूँ। ये महज एक बयान नहीं है, ये अपनी गरिमा, अपनी पहचान वापस पाने की एक तड़प है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी एक पीड़ित के टैग के साथ नहीं बिताना चाहता। तो अंत में एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा है। एक तरफ गोल्डन सर्कल का काला कारोबार फल फूल रहा है और दूसरी तरफ आम नागरिक प्लास्टिक के पर्दों के पीछे अपनी जिंदगी के सही होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर इस उपेक्षा की खामोशी को तोड़ने के लिए और क्या होना बाकी है? क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद ना हो जाए? इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।